नमस्कार। 14 के चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन कुमार। 14 के चक्रव्यूह में आज हम बात करेंगे राजनीति के गिरते स्तर की। किसी को सत्ता की भूख है तो किसी को सत्ता से जाने का डर अंदर ही अंदर सता रहा है। पर ऐसे में एक चीज जो बहुत मायने रखती है वो है व्यक्तिगत टिप्पणियां। और सत्ता के संग्राम में जुबानी जंग के दौरान एक दूसरे को दिए गए उपनाम, मोदी राहुल को शहजादा कहते हैं तो मोदी समर्थक राहुल को पप्पू कहते हैं, तो वहीं कांग्रेस के नेता मोदी को फेंकू। राजनीति में इन सब चीजों की कितनी जगह है और इनको कितना मापदंड देना चाहिए, कितनी जगह इनको मिलनी चाहिए, आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी। वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आम चुनाव में सभी पार्टियां, उनके नेता अपना ही राग अलाप रहे हैं। खुद को बेहतर बताने और जीत हासिल करने के लिए जुबानी जंग और दूसरे नेताओं पर निजी व्यंग मानो उन्हें जीत का सबसे आसान और बेहतर हथियार लग रहा है। और इस खेल में लगभग सभी पार्टियों के नेता मैदान में उतरे हुए हैं। इस बार नेताओं के नामकरण का कंपटीशन सबसे चरम पर है, लेकिन इस रेस में भी कोई सबसे आगे है तो कोई पीछे भी नहीं है। पेश एक रिपोर्ट, जरा देखिए। दो 2014 का आम चुनाव वैसे तो कई मामलों में खास है, लेकिन इस चुनाव में एक चीज सबसे मजेदार है, वो है विशेषणों से नवाजे जाने का सिलसिला। नेताओं ने एक दूसरे को एक से बढ़कर एक विशेषणों से नवाजा है। शायद ही ऐसा पहले कभी हुआ हो। कोई किसी को फेंकू कहता है, कोई किसी को पप्पू, कोई साहबजादा तो कोई लुटेरा, कोई भगोड़ा कहता है तो कोई कातिल। इसके पीछे मकसद क्या होता है ये शायद समझाने की जरूरत नहीं। ये तो एक बच्चा भी जानता है, क्योंकि ऐसी शैतानियां वो भी करते हैं जब वो किसी का मजाक बनाना चाहते हैं। खैर, वो तो बचपन की शरारतें होती हैं, लेकिन भले मानुस कहलाने वाले सफेद पोशों को इनकी जरूरत क्यों पड़ी? खादी वाले इतनी खराब बातें कैसे करने लगे? जुबानी जंग में एक दो नहीं बल्कि कई महारथी सामने आए हैं जो मौका पाते ही चौका मारते हैं और अपने विरोधियों का नामकरण कर डालते हैं। ऐसा ही मौका बीजेपी पीएम पद की दौड़ में शामिल नरेंद्र मोदी को मिला और उन्होंने वित्त मंत्री पी चिदंबरम पर हमला बोल दिया। मोदी ने 2009 में चिदंबरम के शिवगंगा सीट से बहुत कम अंतर से जीत हासिल करने पर उन्हें रिकाउंटिंग मिनिस्टर बताया, जिसके बाद चिदंबरम भी कहां चुप रहने वाले थे। इसके जवाब में चिदंबरम ने कहा कि मोदी ने अगर उन्हें रिकाउंटिंग मिनिस्टर कहना जारी रखा तो वो भी उन्हें एनकाउंटर मिनिस्टर कह सकते हैं। चिदंबरम का ये कटाक्ष मोदी के राज्य गुजरात में भी कथित फर्जी एनकाउंटरों की तरफ इशारा करता है। वित्त मंत्री पी चिदंबरम के साथ साथ आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल भी मोदी के निशाने पर रहे। मोदी ने एक रैली के दौरान केजरीवाल को AK-49 कहकर पुकारा, क्योंकि केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से 49 दिनों में ही इस्तीफा दे दिया था। उनकी इस 49 दिन की सरकार पर मोदी ही नहीं उनके कई विरोधियों ने उन्हें भगोड़ा भी कहना शुरू कर दिया। हाल ही में वाराणसी में भी केजरीवाल को भगोड़ा बताने वाले पोस्टर लगाए गए। वहीं अगर हम इन चुनाव में हुए नामकरण समारोह के दौरान कांग्रेस पार्टी के कर्णधार राहुल गांधी की बात न करें तो शायद गलत होगा। वो तो नरेंद्र मोदी के फेवरेट विरोधियों में से नंबर 1 पर आते हैं। मोदी अपनी चुनावी रैलियों में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को नाम से नहीं बल्कि शहजादा कहकर पुकारते हैं। उनकी हर चुनावी रैली में ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। वहीं चुनावी रैलियों से हटकर बात करें तो सोशल मीडिया राहुल गांधी के विरोधी उन्हें पप्पू की उपाधि देते हैं। राहुल विरोधी उनके IQ पर भी सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि उनका बचपन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। चुनावी मौसम में राजनीति के संबोधन इतने अशिष्ट क्यों हो जाते हैं? राजनीति में गंदी बातें क्यों होती हैं? वैसे देखा जाए तो इन सभी को उपाधि देने में मोदी जी सबसे आगे नजर आ रहे हैं, लेकिन ये भी साफ कर देते हैं कि मोदी सिर्फ आगे नहीं, अगर देखा जाए तो विरोधियों के निशाने पर मोदी का ही नाम पहले नंबर पर आता है। अर्पणा दुबे, चैनल 1 न्यूज। नेता तेरे कितने नाम। मनोज जी, ये कोई किसी को फेंकू कह रहा है, कोई किसी को पप्पू, तो भगोड़ा, शहजादा, साहेब। आखिर ये हमारे देश के राजनेता कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? देखिए, जब राजनीति शुरू होती है तो राजनीति में सारा खेल शब्दों का ही होता है।
भाषणों का होता है, और भाषण में आप किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उसके दो तरीके होते हैं। अपने विरोधियों के लिए जब आदमी शब्दों का इस्तेमाल करता है तो उसका टारगेट ये होता है कि अपने विरोधियों को मैं कैसे अपने शब्दों से हतोत्साहित करूं चुनावी मैदान में। और जब वो भाषण जनता के लिए देता है तो उसकी भाषा में मिठास होती है, लोक लुभावने शब्द होते हैं। और कभी कभी जब जनता को उत्साहित या कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना होता है तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं जो ध्रुवीकरण राजनीति को बढ़ावा दें। तो राजनेता जो हैं अपनी राजनीति के हिसाब से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अपने विरोधियों को हतोत्साहित करने के लिए करते हैं। यह राजनीति का एक हिस्सा है और यह अभी नहीं हो रही है, ये जब से राजनीति चल रही है तभी से चले आ रहे हैं कि राजनेता जो होते हैं या जो भी पार्टी होती है, जो भी पक्ष होता है, वो अपने विरोधियों के खिलाफ इसी प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करता है। लेकिन एक समय था जब एक शिष्टता का दायरा था, आज शिष्टता तो कहीं हाशिए पर चली गई है। और किस तरह की जबान का इस्तेमाल करते हैं, मतलब बिल्कुल शिष्टता के दायरे से परे वो अपनी जबानी जंग को छेड़ देते हैं। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर हम शिष्टाचार की भाषा का बात करते हैं तो जयप्रकाश आंदोलन की बात होती है, जैसे मोम की गुड़िया शब्द खूब चला था और देश के उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल विरोधी खूब किया करते थे। इसी प्रकार अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे और विपक्ष के नेता थे तब उन्होंने अपने विरोधियों के खिलाफ बहुत शालीन शब्दों में खासे व्यंग्यवाण चलाए उन्होंने। लेकिन वक्त के साथ जैसे जैसे राजनीति का स्तर गिर रहा है उसी प्रकार शब्दों का स्तर भी हम कहें तो राजनीति में गिरता चला जा रहा है। अब ये फेंकू शब्द आ गया, शहजादे शब्द आ गया, साहेब शब्द आ गया, कोई भगौड़ा कह रहा है। तो इस तरह के जो शब्द आ रहे हैं वो एक राजनीति के तहत आज के समय में प्रयोग किए जा रहे हैं। हालांकि अगर आप शहजादे की बात कहें तो शहजादा शब्द प्रयोग किया, सम्मान्य शब्द है, नरेंद्र मोदी ने प्रयोग किया शहजादा। वो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का नाम लेना नहीं चाहते, लेकिन शहजादा कह के अपनी बात कह देते हैं। इसी प्रकार कांग्रेस ने साहेब करके शब्द निकाला, साहेब का मतलब नरेंद्र मोदी से रख दिया गया। और जब बात विरोधी भगौड़े की करते हैं तो जब आप भगौड़े की बात करते हैं तो शायद अरविंद केजरीवाल का नाम बोल लेते हैं। तो राजनीति में सीधे नाम ना लेकर अप्रत्यक्ष रूप से हमला करना भी एक राजनीति का हिस्सा होता है। इसलिए शहजादे, भगौड़े, साहेब इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। मनोज जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से कोई एक नेता दूसरे नेता का नाम रख देता है और कभी कोई किसी को फेंकू कह देता है, कभी किसी को भगोड़ा कह देता है, लेकिन वो नेता नाम रखने से पहले ये भूल जाता है कि दुनिया में टैलेंट की कमी नहीं है। आज वो उसका नाम रख रहा है, नेता कल को 10 उसके नाम रख देगा। नहीं, बिल्कुल। देखिए, राजनीति जब चलती है तो उसमें हर समय उसके शब्दों का बदलता जाता है कि कौन किस नेता को, जब हम राजनीति की जिस पिच पर खड़े हैं या क्या बिसात बिछी हुई है। मसलन अगर गुजरात विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो उस समय मौत का सौदागर शब्द का इस्तेमाल खूब चला। बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी ने अपने विरोधियों पे मौत का सौदागर शब्द कह के निशाना साधा और नरेंद्र मोदी ने उसी मौत के सौदागर शब्द का इस्तेमाल अपने पक्ष में कर लिया कि बताइए मुझको मौत का सौदागर कहा जा रहा है। तो राजनीति में इन शब्दों का जो उपयोग होता है वो समय, राजनीति का मंच या राजनीति का क्षेत्र और क्या राजनीतिक ध्रुवीकरण की स्थिति है उसको ध्यान में रख के राजनेता एक दूसरे के खिलाफ करते हैं। तो कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर आपको एक सफल राजनेता बनना है तो आप में वाक चातुर्य का भी गुण होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल। राजनीति तो वाक चातुर्य का गुण ही है। आपको उसमें लोगों को संबोधित करना है, अपने विरोधियों पे निशाना साधना है, जनता को लुभाना है। इन शब्दों को इन चीजों को ध्यान में रख के ही आपको अपने शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है कि हम अपने शब्दों का प्रयोग कैसे करें, कहां तीखे शब्द बोलने हैं, कहां किसको निशाना शब्दों से साधना है, कहां सीधा हमला बोलना है, कहां नाम लेके हमला बोलना है और कहां अप्रत्यक्ष रूप से हमला बोलना है। ये सब राजनीति के एक तौर तरीके हैं जिनका राजनेता अपने अपने और समय देख के इस्तेमाल करते हैं। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि सब कुछ एक सोची समझी एक तरीके से प्लानिंग की जाती है, कब किसको कहां घेरना है, किसका क्या नाम रखना है। क्या इसके लिए भी कोई उन्होंने एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हायर की होती है या खुद ब खुद इतने कलाकार वो होते हैं कि नाम रख लेते हैं? अब देखिए, अब राजनीति का स्तर बहुत बदल चुका है, राजनीति के तौर तरीके बदल गए हैं, भाषण के तरीके बदल गए हैं। अब नेता एक जब भाषण देने जाता है उससे पहले खासा अध्ययन करता है। अध्ययन, जनता वहां की क्या सुनना चाहती है, जनता का मूड क्या
किया है, जनता किस विरोधी के बारे में ज्यादा सुनना चाहती है, हमारे खिलाफ कौन सा विरोधी वहां खड़ा है और उसके खिलाफ किस शब्द से उसको या उसके समर्थकों का हतोत्साहित होंगे वो लोग। इस तरह राजनेता एक रिसर्च टीम रखते हैं और वो जो रिसर्च टीम होती है वो उनको इस तरह के शब्द देती है कि आप फेकू शब्द कहिए। कोई विकास के बहुत बढ़ चढ़ के दावे कर रहा है तो आपने कहा फेकू आया, फेकू आया, तो फेकू आया, उससे जो समर्थक वर्ग होता है, जो उस विरोधी पक्ष का होता है, उसमें थोड़ी सी उसका इसी प्रकार जब दूसरा पक्ष आता है, जब वो शहजादे कहता है, तो कहीं ना कहीं वो कटाक्ष उस वंशवादी राजनीति पे करता है जो देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनी हुई है। यानी पूर्ण मंथन किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो पूर्ण मंथन करके ही एक राजनेता अपनी मोर्चाबंदी करता है। कहीं ये ऐसा नहीं लगता जैसे फिल्मों में दर्शकों को बांधे रखने के लिए, एंटरटेन करने के लिए समय समय पे दौर बदलता रहता है, कभी एक्शन फिल्मों का दौर होता है, कभी कॉमेडी फिल्म्स का दौर होता है, कभी रोमांटिक फिल्म आती हैं, तो इसी तरीके से अपने वोटर्स को लुभाने के लिए अब नेताओं ने चुनाव प्रचार के तरीके बदल दिए। कहीं 3D से अपने आप को पेश कर रहे हैं, कहीं बड़े बड़े होर्डिंग्स लग रहे हैं। अब एक चीज ये निकाल ली है उन्होंने कि अब एक ऐसे इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए नाम रख दो ताकि वो रिकॉल मेमोरी जो बढ़ती रहे हमेशा। नहीं सचिन, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और ये कोई अभी पहली बार नहीं हो रहा है। हाँ, आज हम ये कह सकते हैं, अगर हम पिछले 65 साल देश की राजनीति को देखें, कई चुनाव हुए हैं और वक्त के साथ नेताओं के भाषणों की शैली, शब्दों का प्रयोग बदलता जा रहा है। आज आप सही कह रहे हैं, फिल्मों में जिस प्रकार दर्शकों को बांधे रखने के लिए उसमें कॉमेडी भी डाली जाती है, अच्छे डायलॉग भी डाले जाते हैं, अच्छे शब्द भी डाले जाते हैं, अच्छी स्क्रिप्ट भी लिखी जाती है, पटकथा भी उसकी अच्छी होती है, तो वो सब कुछ आज हमें एक राजनीति में भी देना पड़ता है। आज कोई राजनेता जाता है, वो लोगों को संबोधित करता है, तो उसमें वो कोशिश करता है मैं लोगों को अपने शब्दों से हंसाऊं भी, मैं अपने विरोधियों पे ऐसा कटाक्ष करूं कि लोग ताली बजाएं। तो ये सब एक राजनीति की पटकथा का हिस्सा है। उस पटकथा में एक नेता वो सब कुछ रखना चाहता है जिससे वो मतदाताओं को, जनता को अपने भाषण से सम्मोहित कर सके, उन्हें बांधे रख सके। इसलिए ये पूरी एक स्क्रिप्ट होती है राजनीति की, जो हर नेता, अच्छा जितनी अच्छी स्क्रिप्ट होती है, राजनेता उतना ही जन समुदाय को प्रभावित कर सकता है। लिहाजा एक विशेष तौर पर एक टीम खास रखी जाती है जो भाषण लिखने का काम करती है, नेताओं को उनको रिसर्च करके ऐसे ऐसे शब्द और ऐसे ऐसे मुद्दे देने की कोशिश करती है जो जनता में एक सकारात्मक संदेश दें और अपने विरोधियों के खिलाफ एक संदेश दें नकारात्मकता का। अच्छा मनोज जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से मतदाताओं को लुभाने के लिए ये शब्दों की गणना, ये शब्दों को लिखा जाता है, रचा जाता है, एक पूरी पटकथा तैयार की जाती है, पूरे भाषण लिख लिख के दिए जाते हैं, क्या मतदाताओं को लुभाने के अतिरिक्त ये जो वोट हासिल करने के लिए जो भीड़ इकट्ठी की जाती है, क्या हकीकत में वो तब्दील हो पाता है, हकीकत में वोट मिल पाते हैं या सिर्फ भीड़ इकट्ठी हो पाती है? नहीं, देखिए, इन शब्दों का कहीं ना कहीं अपना एक असर होता है। अगर असर नहीं होता तो राजनेता एक दूसरे के खिलाफ प्रतिक्रिया और क्रिया नहीं करते उसकी। अगर नरेंद्र मोदी ने चिदम्बरम के खिलाफ हमला किया कि रिकाउंटिंग मिनिस्टर उनको कहा, अगर उनको यदि बुरा नहीं लगता तो चिदम्बरम उनको इनकाउंटर मिनिस्टर नहीं कहते। यहाँ देखिए, अप्रत्यक्ष शब्दों से दोनों नेताओं ने, मोदी ने चिदम्बरम पे और चिदम्बरम ने मोदी पे अटैक किया। इसी प्रकार कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने शहजादे और साहब को लेकर अटैक किया। तो इन शब्दों का अपनी एक बाजीगरी राजनीति में होती है जिसका प्रयोग हर राजनेता और हर दल करता है। यह कहा जाए कि उन्हें एक सॉफ्ट वेपन मिल गया है। हाँ बिल्कुल, एक दूसरे पे हमला बिल्कुल शब्दों का ही पूरा खेल है राजनीति में। अगर शब्द आपके पास नहीं है, अगर भाषा आपके पास नहीं है, अगर आप अच्छे वक्ता नहीं है, तो आप अपने विरोधी को मात नहीं दे पाएंगे और जनता को लुभा नहीं पाएंगे। लेकिन जनता को लुभाने के चक्कर में जिस तरीके से एक दूसरे का नामकरण करते हैं नेता, किसी को कोई फेंकू कहता है, कोई किसी को भगोड़ा भी कह देता है, कोई किसी को शहजादे और साहब कह के पुकारता है, इस चक्कर में हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी राजनीति का क्या संदेश दे रहे हैं? नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग आज देखने को मिल रहा है वो निश्चित रूप से गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि देश में ऐसे राजनेता हुए हैं जिन्होंने अपनी शालीन भाषा में, अपने शालीन शब्दों के जरिए अपने विरोधियों पर निशाना साधा है, उन्हें राजनीति अखाड़े में चित भी किया शब्दों से। अच्छे शब्द हैं शब्दकोश में, ऐसा नहीं है कि राजनीति में सिर्फ ऐसे उल्टे सीधे शब्द या गंदी बात करके हम अपने विरोधियों पर निशाना साध सकते हैं। अच्छे शब्द भी हैं राजनीति में, और अटल बिहारी वाजपेयी हुए, जयप्रकाश नारायण हुए, ऐसे तमाम नेता हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह हुए, ऐसे तमाम नेता हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे शब्द अपने विरोधियों के प्रति एक शालीन भाषा में इस्तेमाल किए और उन पर निशाना साधा। राजनीति भी वही, देश के राजनेता भी वही,
तो फिर स्तर गिर क्यों गया? क्या ये देश की जनता की डिमांड है? जैसे देश की जनता नहीं, देश की डिमांड जनता पे- तो कतई ऐसा नहीं चाहती। देश की जनता तो मुद्दों की बात करना चाहती है, लेकिन राजनेता जो हैं वो अपनी राजनीति के हिसाब से, देखिए, जब जाति की बात होती है तो तरह तरह के नारे लगाए जाते हैं, धर्म की बात होती है तो दूसरे नारे गढ़े जाते हैं। राजनेता अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी राजनीति के हिसाब से अपनी भाषा को गढ़ने का काम करते हैं। जनता कतई ऐसी भाषा को पसंद नहीं करती है जो एक खराब संदेश देती हो, जो एक गंदी बात मानी जाती हो। इस तरह के शब्दों का जनता कभी समर्थन नहीं करती है। यही वजह है कि चुनाव आयोग तमाम नेताओं को नोटिस देता है, उन पर खिलाफ कार्रवाई की कोशिश भी होती है, लेकिन नेता बाद में अपनी बातों से, अपनी भाषा से, अपने शब्दों से पलट भी जाते हैं। तो नेताओं का तो काम है कि अपनी बात कैसे वो कहें, लेकिन जनता जरूरी नहीं है कि उनके हर शब्द को, हर बात को स्वीकार करे। लेकिन कुल मिला के ये कहा जाए कि साम दाम दंड भेद कैसे भी अपना काम होना चाहिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, फिर ज्यादा और बातें करेंगे मनोज जी के साथ, और भी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए चैनल 1 न्यूज का खास प्रोग्राम 14 का चक्रव्यूह। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं 14 का चक्रव्यूह और नेता तेरे कितने नाम, आज और चर्चा का यह विषय है। और हमारे साथ मौजूद है हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी। और भी चर्चा पे आगे बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहें कि 2014 का ये चुनाव देखा जाए तो कई मामलों में खास है, लेकिन इस चुनाव में एक चीज जो सबसे ज्यादा मजेदार है वो है विशेषणों से नवाजे जाने का सिलसिला। नेताओं ने एक दूसरे को एक से बढ़कर एक विशेषणों से नवाजा है, जिसके लिए सीमाएं तक पार की जा रही हैं। और इस खेल में एक आध नेता ही शामिल नहीं है, लेकिन अगर रैंकिंग की बात करें तो इस खेल में शायद बाजी बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने मारी है। चाहे उनके नामकरण की बात हो या वो खुद भी किसी का दूसरे का नामकरण करें। मनोज जी, सबसे ज्यादा नाम रखे जा रहे हैं वो मोदी जी के रखे जा रहे हैं। एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर उसके बाद आप पे और इसके साथ आपके साथ और चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर। जरा देखिए ये रिपोर्ट। आम चुनाव में सभी पार्टियां और उनके नेता अपनी डफली अपना राग अलाप रहे हैं। एक हम ही अच्छे हैं, मेरे सिवा सब बेकार हैं। इसे साबित करने के लिए नेताजी किसी भी लिमिट को क्रॉस करने से गुरेज नहीं कर रहे। भले ही आचार संहिता का उल्लंघन क्यों न हो जाए, लेकिन ये काम कोई एक नहीं कर रहा, बल्कि कमोबेश सभी पार्टियों के नेता इस खेल के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। जुबानी जंग और दूसरे नेताओं पर निजी व्यंग मानो उन्हें जीत का सबसे आसान और बेहतर हथियार नजर आ रहा है। इस बार नेताओं के नामकरण का कंपटीशन सबसे चरम पर है और कुछ ही नेतागण होंगे जो इससे अछूते रह गए हों। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी की बात करें तो उन्हें शायद सबसे ज्यादा नमों से नवाजा गया। कांग्रेसी नेता उन्हें कई बार जर्मन तानाशाह हिटलर का दर्जा दे चुके हैं। और तो और कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी तो मोदी को हिटलर के अलावा इटली के तानाशाह मुसोलिनी, युगांडा के तानाशाह ईदी अमीन और पाक सैन्य शासक जनरल जियाउल हक के समान बता चुके हैं। जिसके बाद अपने पार्टी के पीएम कैंडिडेट के खिलाफ ऐसा सुन मीनाक्षी लेखी का भी खून खौल उठा। उन्होंने पलटवार कर डाला। वहीं एक महिला की जासूसी कराने के मामले में नरेंद्र मोदी के करीबी अमित शाह का नाम आने के बाद मोदी के विरोधी साहेब कहकर उन पर निशाना साधते हैं।
लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी मुद्दे को लेकर नरेंद्र मोदी का नाम उछाला जाता है तो वो है गुजरात दंगा, जिसका जिक्र करते हुए कुछ वक्त पहले विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने मोदी को नपुंसक तक कह डाला। ये तो कुछ नहीं, विरोधियों ने बीजेपी पार्टी को 160 क्लब बताते हुए मोदी पर जमकर हमला बोला। बीजेपी के कुछ सीनियर नेताओं के ग्रुप को कथित तौर पर यह नाम दिया गया है। ये तो था मोदी पर अपने भाषणों और बयानों के जरिए किया गया विपक्षियों और विरोधियों का हमला। सोशल साइट्स पर भी मोदी के विरोधियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, उन्हें फेंकू का तमगा तक दे डाला। उनकी दलील है कि मोदी हर बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। लेकिन सोशल साइट्स, ट्विटर का ये शोर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के कानों तक पहुंच गया। ये आरोप लगाया कि विरोधी पार्टी फेंकू इंडस्ट्री चला रही है, जो बाल की खाल निकालने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। लोकसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल शुचिता का दंभ भर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे मुद्दे गायब होते जा रहे हैं और नेताओं की जुबान फिसलने लगी है। वोट बटोरने के लिए बदजुबानी जंग में एक दूसरे के आगे निकलने की होड़ में सभी लगे हुए हैं, लेकिन किसी से आगे निकलने का क्या ये सही तरीका है? ये बेहद चिंताजनक मुद्दा है। अर्पणा दुबे, चैनल वन न्यूज। मनोज जी, फेंकू, नमो, मौत का सौदागर, साहेब, देखा जाए तो बीजेपी के जो नेता है नरेंद्र मोदी, जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार है, उम्मीदवार हैं, वो इस जंग में सबसे आगे, सबसे ज्यादा उन्हीं के नाम रखे गए। इसकी कोई खास वजह? बिल्कुल सचिन, इसकी सबसे बड़ी वजह तो यही है जो स्पष्ट है खास तौर पे कि नरेंद्र मोदी इस लोकसभा चुनाव के केंद्र बिंदु बन गए हैं। बनने मुद्दे चाहिए थे, बन मोदी गए हैं। उनके समर्थक मोदी का नमो जाप कर रहे हैं तो उनके विरोधी, कोई उन्हें मौत का सौदागर कहता है तो कोई उन्हें हत्यारा कह देता है, कोई उनको फेंकू कहता है, कोई उनका तानाशाह कह देता है। तो जाहिर तौर पर है, चूंकि पूरा चुनाव जो है वो मोदी के लगभग इर्द गिर्द सिमट गया है, इसलिए स्वाभाविक तौर पर जितने मोदी विरोधी हैं वो मोदी के खिलाफ उनका अपने अपने ढंग से नामकरण किए दे रहे हैं। इसी प्रकार चूंकि बीजेपी के वो पीएम पद के कैंडिडेट हैं, इसलिए जो उनका समर्थक वर्ग है भाजपा का, जो मोदी का समर्थक वर्ग है, वो अपने नेता के लिए दूसरे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। जैसे नमो का जाप सबसे ज्यादा हो रहा है, इसी तरह हर हर मोदी, घर घर मोदी, इस तरह के शब्दों का, इस तरह के नारों का प्रयोग हो रहा है। तो कुल मिला के मोदी इसलिए निशाने पर हैं क्योंकि मोदी पीएम पद की दौड़ में जितने भी सर्वे आए हैं उनमें सबसे आगे हैं, इसलिए स्वाभाविक तौर पे विरोधियों के निशाने पे मोदी हैं। यानी जो जितना पॉपुलर होगा उसके उतने ज्यादा नाम होंगे। अब बिल्कुल होने तो कायदे में, राजनीति में आप अपने विरोधियों पर क्या नाम छींटाकशी करते हैं वो तो हर दौर में राजनीति में देखने को मिला है। जैसे मैंने आपको बताया कि इंदिरा गांधी के खिलाफ मोम की गुड़िया जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन शब्दों की शालीनता, शब्दों की मर्यादा वक्त के साथ बदलती गई या गिरती गई है। तो अब जैसा जिस स्तर के नेता हैं उस स्तर की भाषा का प्रयोग भी हो रहा है। बेनी प्रसाद वर्मा जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो भी सबके सामने है, या जिस प्रकार से मुलायम सिंह चुनौती दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को वो भी सबके सामने है। तो सभी दल अपने अपने हिसाब से राजनीति कर रहे हैं। एक छोटी सी टिप्पणी और चाहेंगे, चलते चलते वक्त हो रहा है। भगोड़ा, एक और शब्द इस्तेमाल किया गया अरविंद केजरीवाल का। हाँ, सबसे ज्यादा भगौड़ा इसलिए शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है कि जिस प्रकार दिल्ली की जनता ने बड़ी उम्मीदों से केजरीवाल सरकार दिल्ली में बनवाई थी, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री दिल्ली के बने थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने जल्दबाजी में सरकार छोड़ी, इस्तीफा दिया और लोकसभा चुनाव को देखते हुए धड़ाधड़ जैसी मन में आई जिस तरह की घोषणाएं की, उसे शायद उनके विरोधियों ने पसंद नहीं किया और उनके विरोधियों को सबसे अच्छा मौका यही दिखा कि उनका भगौड़ा नामकरण कर दिया जाए। इसलिए चाहे बनारस में वो जाते हैं या अमेठी जाते हैं, उनके विरोधी अरविंद केजरीवाल को भगौड़ा कह के संबोधित करते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि जो आदमी दिल्ली की गद्दी नहीं संभाल सका वो देश की गद्दी क्या संभालेगा। बिल्कुल बिल्कुल। AK-49 ये शब्द और इस्तेमाल किया गया था, ये नाम और रखा गया था अरविंद केजरीवाल का। बस एक ये विचार मन में आता है कि नेता एक दूसरे के चाहे जितने नाम रख लें, लेकिन मर्यादाओं को वो जरा बनाए रखें। और वो सोचते तो ये कि देश की जनता एंटरटेन होती है, पर एक बार अगर वो देश की जनता का भी व्यू ले लें, जैसे वो अपनी जो टीम जैसे तथाकथित कही जाती है, जो उनको नाम देती है, नेताओं के रख के देती है और पूरा एक भाषणों का तैयार करती है, काश अगर वो जनता का भी व्यू ले लेते तो उनको पता चलता कि हकीकत क्या है। जनता सिरे से नकार देती है इस तरह के अशिष्ट व्यवहार को, अशिष्ट भाषणों को और इस प्रक्रिया को। आज की चर्चा में बस इतना ही।
मनोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सब देखते रहिए चैनल 1 न्यूज़। नमस्कार।